हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आसाम और नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर्स का इस भाग में आज हम सितंबर 13 से लेकर सितंबर 19 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके काफ़ी डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए, पूरे हफ्ते के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किए जाएंगे। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के जितनी भी वीडियोस हम लोगों ने वीकली हिसाब से डिस्कस किया है यहाँ पे, तो इसके सारे वीडियोस के लिंक जो है प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम आसाम और नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो हाल ही में बहुत ही चर्चित एक विषय है आसाम जातीय परिषद। तो ये क्या है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आप बोल सकते हैं, इसकी जो है जन्म हुई है। तो ये जो है दो ग्रुप है, एक है यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और दूसरा जो है असम जातीयतावादी युव छात्र परिषद। तो ये दोनों ग्रुप के मिलके ये एक पॉलिटिकल विंग ये क्रिएट की गई है जिसका नाम है आसाम जातीय परिषद। तो यहाँ पे ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो है आसू और AJYCP जो असम जातीयतावादी युव छात्र परिषद, तो इन दोनों के जो है आइडेंटिटी सेम रहेगी, पहले की तरह ही काम करेगी। तो असम जातीय परिषद ये उन लोग का एक पॉलिटिकल विंग होगी। तो अभी क्या है कि अगर हम लोग बात करेंगे AGP आसाम गण परिषद, तो इसकी जन्म भी कैसी हुई थी, जब आसाम अकॉर्ड सिग्नेचर किया गया था यहाँ पे। तो आसू और असम जातीयतावादी युव छात्र परिषद के जो लीडर्स थे यहाँ पे, तो ये आगे आगे बढ़ के आए थे, तो एक पॉलिटिकल पार्टी गठन की गई थी। और बाद में ये जाके इन्होंने जो है आसाम में यहाँ पे जो है इलेक्शन जीता था, असेंबली इलेक्शंस, और सरकार भी बनाई थी। तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन इसकी जो स्थापना हुई थी 1967 में, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए, ये तो पॉलिटिकल लाइन में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसको जो है इंडियन पॉलिटी फॉर्म के हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, एक होती है यहाँ पे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी होती है यहाँ पे जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो आज अगर हम लोग स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हो गई एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती है। तो एक तो बात होती है कि इसके लिए यहाँ पे जो है इसकी जो रिकॉग्निशन, इसकी जो परमिशन ये देती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको जो है असम जातीय परिषद, इसको अलग अलग यहाँ पे जो है जो इनके साइन होते हैं अलग अलग, जैसे कि कांग्रेस का हाथ होता है, बीजेपी का कमल का फूल होता है, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग यहाँ पे साइन होते हैं, ये प्रोवाइड करेगी। तो इसके हिसाब से जो है सब कुछ यहाँ पे रेगुलेट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी जो है एक पार्टी को स्टेट पार्टी के हिसाब से रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं। क्या क्या कंडीशंस होता है यहाँ पे, पहला कंडीशन है कि मान लीजिए कि असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूं, तो असेंबली इलेक्शंस में टोटल 6% जो है वैलिड वोट लेने पड़ेंगे। यानी कि पूरे आसाम में अगर 100 लोगों ने वोट दिया है पूरे स्टेट में, तो 6% वोट जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी पड़ेगी, प्लस 2 असेंबली सीट्स जो है जीतनी पड़ेगी, तभी एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये तो हो गई असेंबली इलेक्शंस की बातें, विधानसभा के इलेक्शंस की बातें यहाँ पे। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो लोकसभा इलेक्शंस की अगर बात करेंगे यहाँ पे, देन लोकसभा इलेक्शंस में भी कंडीशन है, दोनों ही जगह कहीं से भी स्टेट पार्टी का यहाँ पे रिकॉग्निशन ले सकती है। विधानसभा में ये इलेक्शन है कि 6% वैलिड वोट और 2 असेंबली सीट्स, और लोकसभा में अगर कॉन्टेस्ट कर रही है तो सेम 6% जो है स्टेट का यहाँ पे टोटल वोट में से 6% मिलना पड़ेगा, प्लस एक जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जीतनी पड़ेगी। ये दोनों अगर हो गए इन, तो एक पार्टी जो है इसको स्टेट पार्टी के हिसाब से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। नेशनल पार्टी के लिए भी अलग अलग यहाँ पे रूल्स होते हैं। यहाँ पे अगर रिकॉग्नाइज करनी हो 3 से ज्यादा स्टेट्स में जो है
जीतनी पड़ेगी यहाँ पे, उसके भी कंडीशन है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसे न्यूज आपको मिलते हैं, कोशिश कीजिएगा कि उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे आप डिस्कस कर सके, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश और दुनिया में क्या हो रही है डेफिनेटली उसको तो जाननी ही चाहिए, लेकिन उसको जानने के लिए आपको बेसिक, जब आपके पास नॉलेज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ईशान का जो 4th वॉल्यूम जो है रिसेंटली हम जो है आज ही मैं पब्लिश करूंगा, तो इसका जो 4th वॉल्यूम ये रेडी हो चुका है। तो इसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारा जो फेसबुक का पेज है जिसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है, उसमें भी मैं अपलोड कर दूंगा इसका लिंक। तो इससे भी आप इसका जो है सॉफ्ट कॉपी, याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी, आप इसका पीडीएफ खरीद सकते हैं। बहुत कुछ चीजें मिलेगा यहाँ पे, पूरे महीने के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है उसका जो यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा, हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स, जैसे कि कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज हो गई, उसके ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई जो एसेज होती है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, यहाँ पे एक हैंडबुक की तरह यहाँ पे काम करेगी। इसके हिसाब से यहाँ पे आसाम दर्शन है और आसाम हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो है अगस्त महीने का है, ये जुलाई महीने का, ये जो है जून महीने का, और ये मई महीने का, चारों के चारों ईशान के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी कीमत जो है सिर्फ 35 रुपीज, 35 रुपीज देके अगर आप लोग फ्रेंड्स के साथ अगर 2 समोसे भी खाएंगे तो उतने पैसे आपको उठ जाते हैं। लेकिन 35 रुपीज से क्या हो सकता है कि आप पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का हैंडबुक आपके मोबाइल या लैपटॉप पे मौजूद हो सकता है हमेशा के लिए। तो बहुत ज्यादा ये आपको हेल्प करने वाली है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आसाम साह मजदूर संघ, इसकी स्थापना कौन से साल हुई थी? तो आसाम साह मजदूर संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो ये जो है भारत का जो है आसाम जो है भारत का नहीं, एक्चुअली आसाम का सबसे बिगेस्ट जो है ट्रेड यूनियन है, जो टी गार्डन्स और आसाम के जो यहाँ पे इसको मैनेज करती है। तो ये एफिलिएटेड है, इसकी एफिलिएशन भी होती है, तो इसकी एफिलिएटेड है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। तो इसका जो हेडक्वार्टर है डिब्रूगढ़ में, और यहां पे अकॉर्डिंग टू एनआरसी, इनके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के हिसाब में आसाम में टोटल 1.36 करोड़ जो है ट्राइब्स ऑफ आदिवासी पीपल मौजूद है। तो 3 ट्राइब्स आदिवासी ऑटोनोमस काउंसिल यहां पे रिसेंटली डिमांड कर रही है एक सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल की, यानी कि सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल फॉर 3 ट्राइब्स भी मिलनी चाहिए। तो आसाम साह मजदूर संघ, इसके जो वाइस प्रेसिडेंट, जो अगर बात करें कि यहाँ पे टी ट्राइब्स जो ऑटोनोमस काउंसिल कमेटी के जो प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है सॉरी, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया गया है कि इन कम्युनिटी को जो आदिवासी टी ट्राइब्स है उनकी यहाँ पे जो है मांगे पूरी करने के लिए एक ऑटोनोमस काउंसिल की भी फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पिछले कुछ दिन पहले 3 ऑटोनोमस काउंसिल की जो है अप्रूवल कैबिनेट कमेटी ने दी थी। यहाँ पे 3 ऑटोनोमस काउंसिल, जैसे कि मोरान ऑटोनोमस काउंसिल, मोटोक ऑटोनोमस काउंसिल और कोमोटापुर ऑटोनोमस काउंसिल की भी जो है क्रिएशन की गई थी यहाँ पे। और रिसेंटली इससे ही रिलेटेड एक न्यूज है, वैसा ही बीटीसी एरिया में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो है यहाँ पे एरिया में, यहाँ पे जो ब्राह्मीण यूथ काउंसिल है उन्होंने डिमांड किया है कि एक ब्राह्मीण डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए। यानी कि बीटीसी एरिया में जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, कोकराझार, बक्सा, उदालगुड़ी, सिरांग, तो इन जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बीटीसी थे उनके जो ब्राह्मीण जो यूथ काउंसिल ने यहाँ पे डिमांड किया है कि एक ब्राह्मीण डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे होनी चाहिए। तो अलग अलग जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो ब्राह्मीण कम्युनिटी की, उन लोग को जो है अक्सर गवर्नमेंट जो है इग्नोर करती है, तो इसको जो है एक डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा जो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सुधारा जा सके, तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आसाम के कौन से सिटी या टाउन में लोकेटेड है? तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लोकेटेड है जोरहाट में। तो इसको जो है पहले रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी के हिसाब से भी जाना जाता था, अभी ये जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट एस्टेब्लिशमेंट है जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, काफी पुरानी है। तो ये एक प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे न्यूज में है क्यों, बिकॉज ये प्लानिंग करी है
15 मल्टी लोकेशनल रिसर्च फील्ड मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो है अलग अलग जो रिसर्च फील्ड से यहाँ पे जो है अलग अलग जो नॉर्थ ईस्ट के 15 जगहों पे इसकी जो है स्थापना की जाए। तो इसके लिए इन्होंने अरोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया है। तो 5 सेंटर आसाम में क्रिएट किए जाएंगे, 4 अरुणाचल प्रदेश में और एक जो है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा में क्रिएट किए जाएंगे। तो टोटल 15 ऐसे सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 ब्रांचेस भी है, एक है ईटानगर में और दूसरा है इंफाल में, और इसका एक जो फील्ड स्टेशन भी है मुकुकचंग, नागालैंड में। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफी सारे मिशन के ऊपर यहाँ पे काम करी, काफी अचीवमेंट है इनकी, जैसे कि अरोमा मिशन हो गई, फ्लोरिकल्चर मिशन हो गई, हर्बल कल्चर मिशन हो गई, यहाँ पे वेलनेस मिशन, बैम्बो मिशन, हनी मिशन, सेरिकल्चर मिशन, काफी सारे ऐसे मिशन के ऊपर यहाँ पे अभी फिलहाल काम कर रही है। तो ये तो हो गई जो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जोरहाट से रिलेटेड और एक न्यूज है कि जोरहाट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है, तो इन्होंने एक रिकॉर्ड किया है रिसेंटली, यानी कि जो एमसीआई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रीजनल सेंटर है मेडिकल एजुकेशन के लिए, टोटल उन्होंने 692 फैकल्टीज जो है इनको ट्रेनिंग दिया है। तो ये जो है इंडिया की हाईएस्ट है, इतना फैकल्टी को एक ही टाइम में उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। ऐसे टोटल 22 इंस्टीट्यूट जो है जिसमें फैकल्टीज को जो है यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन के अंदर जो एमसीआई के अंदर ट्रेनिंग दिए जाते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1933 में। तो देखिए यहाँ पे एक ही प्रश्न से रिलेटेड कितने सारे इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। जब आप सुन रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ये सब भूल जाएगी। तो इसकी रिकॉर्ड जो है पूरी आपको ईशान में कंप्लीटली मिल जाएगी। रिसेंटली पिग्मी हॉग, तो इसके ऊपर काफी ये चर्चा में थी। तो ये जो है पिग्मी हॉग ज्यादातर कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? तो पिग्मी हॉक, ये जो आप देख रहे हैं पिग्मी हॉक, अक्सर जो है ग्रासलैंड एरियाज ऑफ हिमालयस, भूटान और मेनली आसाम में पाए जाते हैं पिग्मी हॉक। तो रिसेंटली पिग्मी हॉक के ऊपर एक यहाँ पे रिसर्च की गई थी। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने बोला गया था कि किस तरीके से पिग्मी हॉक को यहाँ पे कंजर्व किया जा सकता है, और इसको जो है एक आइकॉनिक स्पीसीज है, यहाँ पे प्रजाति है, इसको एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकता है। पिग्मी हॉग ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट जो है यहाँ पे ये पिग है, यानी कि ये एक जो है पिग की एक प्रजाति है जिसकी साइज जो है एक रैट से थोड़ी सी बड़ी होती है। आसामी में इसको जो है नौल गाहोरी भी बोला जाता है, आपने सुना होगा, अक्सर नौल गाहोरी भी बोला जाता है असम में। तो ये जो है IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्विंग नेचर, इसके जो है रेड डेटा बुक है। तो रेड डेटा बुक के अनुसार जो है अलग अलग कैटेगरीज रखा गया है। तो एक कैटेगरी हम मान सकते हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दूसरा है यहाँ पे एंडेंजर्ड और तीसरा है यहाँ पे वल्नरेबल। इन तीनों कैटेगरी को जो है थ्रेटन कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये नॉल गाहोरी जो है यानी कि जो पिग्मी हॉग है, इसको जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि पूरे दुनिया में इसकी सिर्फ बहुत ही कम पॉपुलेशन बाकी है। यानी कि मान लीजिए कि पूरे दुनिया में अगर 100 ऐसे जो है होनी चाहिए तो बहुत ही कम मौजूद है। एंडेंजर्ड थोड़ी सी ज्यादा मौजूद होते हैं, वल्नरेबल थोड़ी सी उससे ज्यादा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एक काफी एक सीरियस कंसर्न है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे कंजर्विंग जो है प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। जैसे कि पिग्मी हॉक को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे जो है पिग्मी हॉक कंजर्विंग प्रोग्राम जो है जो 1995 में जिसको लॉन्च किया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे सक्सेसफुल कैप्टिव जो ब्रीडिंग जो है पिग्मी हॉग रिसर्च सेंटर एंड ब्रीडिंग सेंटर गुवाहाटी में भी स्टार्ट किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो थ्रेटन कैटेगरी में जो है पूरे इंडिया में अलग अलग जो जानवरों की जो बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज होती है, तो काफी सारे जानवर जो है बर्ड्स है, यहाँ पे रेप्टाइल्स हो गई, फिशेस हो गई, आसाम में पाए जाते हैं। जैसे कि जो एक तो हो गई पिग्मी हॉक, दूसरी जो गैंगेटिक डॉल्फिन जिसको हिहू भी बोला जाता है, गोल्डन लंगूर बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे, वन हॉर्न राइनो जो एक खिंगिया गौर बोला जाता है, काजीरंगा में पाया जाता है, इसको जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है IUCN के द्वारा। तो व्हाइट बेलीड हिरन है, बंगाल फ्लोरिकन है, यहाँ पे पिंक हेडेड डक है जो जिसका आप देख सकते हैं गर्दन पिंक कलर का होता है, डक होती है। यहाँ पे हॉर्नबिल जिसको धोनेस पक्षी भी बोला जाता है, धोनेस पक्षी, तो हॉर्नबिल। देन लार्ज टूथ सॉफिश, ये ब्रह्मपुत्र में पाए जाते हैं।
काफी सारे ऐसे जो है जानवर होते हैं जो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है, तो ये आसाम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर इंपॉर्टेंस दिए जाएंगे तो आपको जो आसाम जी के से रिलेटेड काफी न्यूज यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। कौन सी स्टेट्यूटरी बॉडी ने आसाम गवर्नमेंट को यहाँ पे ऑर्डर दिया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति जिनको रिसेंटली एक्चुअली उनको जो अपमान की गई थे, तो उनके लिए 1 लाख रुपया जो है उनको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब कहानी क्या है कि लगभग 1 साल पहले एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 48 ईयर्स थी, तो वो क्या कर रहे थे, अपने टी स्टॉल में कुक्ड बीफ बेच रहे थे। तो वहां पे लोकल जो लोग हैं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में उनको जो है बहुत ही अपमानित किया, उनको काफी मारा पीटा। तो उन्होंने कंप्लेन कर दी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला है कि आसाम गवर्नमेंट जो है इनको 1 लाख रुपया यहाँ पे कंपेंसेशन देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर खबर आप पढ़ेंगे तो कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पे। तो इसकी जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, और ये जो है इसको स्थापना किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के हिसाब से। तो ये एक्ट जो है, इस एक्ट के हिसाब से स्टेट में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए अलग अलग सेंटर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको खबर मिलेगा उस खबर में कोशिश कीजिएगा कि कोई ऐसा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या। तो आज जब इस हफ्ते जब मैं में जब पेपर देख रहा था, मुझे ऐसे खबर बहुत ही कम मिले जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो। तो बहुत ही कम खबर जो है हम लोग इस बार डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, यहाँ पे बहुत ही कम खबर है। नॉर्थ ईस्ट के तो बाकी स्टेट्स के मुझे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट खबर मिली ही नहीं। किसी ने कुछ कहा कोविड-19 से क्या हो रहा है, तो ये सब जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोग को कुछ लगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि क्या मैं मिस कर रहा हूं और इस हफ्ते का यानी कि। और अगर कुछ बाय चांस मिस कर भी लिया तो ईशान में जो है सब कुछ जो है आपको मिल भी जाएंगे, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। तो बैक टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो इसका जो है अलग अलग स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन भी ये गठन कर सकती है। तो इसके जो चेयरमैन होती है, इसके चेयरमैन की कुछ टेन्योर टर्म होती है। इसके जो चेयरमैन होती है ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट। एक यहाँ पे कैबिनेट कमेटी होती है यहाँ पे, जो यहाँ पे 6 मेंबर्स की कमेटी होती है, ये मिलके इसको जो है चेयरमैन की पोस्ट को यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अभी इनके टेन्योर जो है या फिर 5 साल के होते हैं या फिर 70 ईयर्स। 70 ईयर्स मतलब उनकी जो आयु 70 ईयर्स, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति चेयरमैन बने एट द एज ऑफ 68, तो अगर 2 साल के बाद उनकी उम्र 70 ईयर्स हो जाएगी तो उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 61 ईयर्स में जो है चेयरमैन बने हैं, तो 5 साल के बाद जब 66 ईयर्स होंगे तब जो है वो रिटायरमेंट लेंगे। तो जो भी पहले होगा उसके हिसाब से वो रिटायरमेंट लेंगे, 5 साल या 70 ईयर्स, इसी तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे जो है चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे भारत के जो यूनियन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है एच.एल. दत्तू, और आसाम के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन है तरुण फुकन। ओके, तो आसाम के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो ऑफिस है यहाँ पे भोगाघर गुवाहाटी में है। तो देखिए एक ऐसा खबर जिससे आप पेपर में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, पेपर में तो क्या हो रहा है, क्या ऑर्डर आया है, एक्चुअली में क्या हुआ था वो कहानी मिलेगी। कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये आपको बहुत चेंज कर सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर्स में मिलेंगे, सीधे सवाल एक्सपेक्ट मत कीजिए कभी भी। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, उसमें पूछे जाएंगे ट्रू क्या है फॉल्स क्या है, उसके जजमेंट के ऊपर आपको A B C D पूछे जाएंगे। सभी सवाल जो है, सभी जो ऑप्शन है आपको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे बहुत ही तत्पर है। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होती है। तो कोशिश कीजिएगा कोई भी अगर खबर मिले वो देखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या नहीं, और उससे रिलेटेड एक स्टेप आगे जाके रिसर्च करने की कोशिश कीजिए, जो आप का काम ये हम लोग कर रहे हैं। और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए हमेशा आप
जो है हमारा चैनल में साप्ताहिक जो वीकली करंट अफेयर्स हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम लोग वहां पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे पूरे हफ्ते के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स, जिसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किया। काफी कम प्रश्न मिले होंगे आपको, और बाकी सब इसको जो है आप ईशान में जो है कवर कर सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो अगर, क्योंकि इसको ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी डाइज, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।